हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डैनियल सेल। देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास दो कंटेनर्स होते हैं। उन दो कंटेनर्स के अंदर हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड्स डिप होती है। देखिए हम कैसे करते हैं इसको। हमने बोला है कि हमारे पास दो कंटेनर होते हैं ऐसे। देखिए इस तरह से हमारे पास दो कंटेनर है। इन दो कंटेनर्स के अंदर हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है और वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है हमारे पास ZnSO4 का, दैट मीन्स जिंक सल्फेट का। ऐसे ही हमने इस कंटेनर के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, दैट इज ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट का CuSO4। अब करना क्या है, हमें इसके अंदर हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड को डिप किया है ऐसे करके। ये हमारे पास कोई मेटल इलेक्ट्रोड है, हमने इसको इसके अंदर डिप किया है। ऐसे ही हमने इस कंटेनर के अंदर भी एक मेटल इलेक्ट्रोड को डिप करके रखा है। जो ये मेटल इलेक्ट्रोड है यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये जो मेटल इलेक्ट्रोड हमारे पास रहने वाली है ये हमारे पास कॉपर की होगी, और ये जो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में है ये भी हमारे पास जिंक की रहेगी। जिंक सल्फेट में जिंक की, कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर की। अब है क्या, देखिए यहाँ पे जो जिंक है हमारा, ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। जैसे हम लिखते हैं जो रिएक्टिविटी सीरीज हम देखते हैं उसके अंदर जो जिंक है एज कंपेयर टू कॉपर वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है वो ये होगी कि हमारा जो Zn है, Zn वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और बन जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे रहने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो यहाँ से जो Zn था वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ छोड़ के और Zn इसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, जो हमारा Zn है। देखिए हमने बोला है कि जो जिंक है हमारा, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn की फॉर्म में आ जाता है। Zn इस तरफ मूवमेंट दिखाता है, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मेटल इलेक्ट्रोड्स पे प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास कॉपर की रोड है, ये थे हमारे पास कॉपर कॉपर कॉपर। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है तो कुछ ना कुछ वायरिंग भी होगी यहाँ पे। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स है कॉपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे, लेकिन किसी न किसी रास्ते के हिसाब से जाएंगे। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने इनको कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ। ऐसे यहाँ पे लगा दिया है एक बल्ब लगा दिया। तो होगा क्या, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ मूवमेंट दिखाएंगे और कॉपर जो था, यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, कॉपर एकदम से जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे, कॉपर एकदम से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो कॉपर है वो गरीब है इलेक्ट्रॉन्स के केस में, तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के आते ही उसको जब्त करने की कोशिश करेगा। तो जो कॉपर है, इस कॉपर सल्फेट में से हमारा जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये इस तरफ जाना शुरू कर देगा। कॉपर इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट डिसोशिएट होता है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो कॉपर था इसकी तरफ जाना शुरू कर दिया, कॉपर यहाँ पे जमा हो जाएगा, जिंक इस इलेक्ट्रोड से यहाँ की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो होगा क्या, यहाँ पे इसको दिखाते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो इस तरफ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे जिंक थी इस तरफ जाती जा रही थी, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाते जा रहे थे। यहाँ से कॉपर सल्फेट इसी के अंदर है, कॉपर इस तरफ जमा होता जा रहा था। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाली मेटल इलेक्ट्रोड हमारी थिक हो जाएगी और ये वाली हमारी मेटल इलेक्ट्रोड पतली हो जाएगी। ये हमारे पास थिक होती चली जाएगी, ये हमारे पास पतली होती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा ये हमारा बल्ब बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उन सभी की मूवमेंट इस तरफ हो चुकी है। एक टाइम ऐसा आएगा हमारा बल्ब बंद हो जाएगा, लेकिन तब उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी भी तो हमारे पास यहाँ पे देखिए जिंक की एक्सेस हो गई है, यहाँ पे हमारे पास सल्फेट है। तो देखिए हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। अब ऐसे तो रिएक्शन रुक जाएगी हमारी, तो इसके लिए हम इसके अंदर एक यू शेप्ड ट्यूब डालते हैं। इन दोनों को उस यू शेप्ड ट्यूब से हम कनेक्ट करते हैं ऐसे करके।
हमने इसको एक यू शेप्ड ट्यूब से कनेक्ट कर दिया और जो ये यू शेप्ड ट्यूब है ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज जो होता है, देखो वैसे अगर किसी के अंदर हमने कोई सॉल्यूशन को डाला है, जैसे यहाँ पे हमने किसी सॉल्यूशन को डाला है इसके अंदर, तो अगर हमने इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर किसी सॉल्यूशन को डाला है, उसको ऐसे रिवर्स करके रख दिया तो होगा क्या, अगर हम वैसे भी किसी पाइप के अंदर किसी भी चीज़ को डालते हैं, उसको रिवर्स करके रख देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उल्टा करने से सारा का सॉल्यूशन निकल जाना चाहिए। लेकिन जो ये सॉल्ट ब्रिज हमारे पास होता है, इसके अंदर एक जेल को हम ऐड कर देते हैं ताकि वो जेल जो है वो सेट हो जाए, उसको रिवर्स करे तो वो निकले ना। इसके अंदर, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम 3 तरह के सॉल्यूशन डालते हैं, या तो हम इसके अंदर डालेंगे KCl, या हम इसके अंदर डालते हैं KNO3, या हम इसके अंदर डालते हैं K2SO4, इनमें से कोई एक, और साथ में उसके साथ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं अगर अगर सॉल्यूशन। अगर अगर सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करके इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है, ये इसके अंदर बिल्कुल सेट हो जाता है अच्छे से। जब हमने इसको रिवर्स किया तो ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता। अब देखिए, हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास Zn की एक्सेस हो गई है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे KCl का ही सोल्यूशन लिया है, तो KCl जब डिसोशिएट होता है तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट होएगा। तो हमने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास जो Zn है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे कॉपर क्योंकि इस तरफ चला गया था, तो अब जो यहाँ पे बचा है वो बचा है SO4 2 नेगेटिव। तो होगा क्या, यहाँ पे जो K पॉजिटिव है वो इस तरफ माइग्रेट करेगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए K प्लस इस तरफ जाएगा। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज रहने वाला था, तो नेगेटिव इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इस तरफ मूवमेंट दिखाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेस या हमारे पास डेफिशिएंसी रहती थी चार्जेस की, जिस वजह से हमारा ये बल्ब बंद हो जाता था, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये हमारे पास इन सभी की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा विदाउट मिक्सिंग इन द सॉल्यूशन, या इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे हम। तो इस तरह से हमारी कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो जाती है, और जब हम सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं दोबारा से ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। तो ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और हम बोल सकते हैं इसको डैनियल सेल। दोबारा समझते हैं एक बार। हमने क्या लिया कि 2 कंटेनर लिए हैं, एक के अंदर हमने जिंक सल्फेट डाला है, दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट डाला है। जिंक सल्फेट वाले के अंदर हमने जिंक की मेटल इलेक्ट्रोड डाली है, कॉपर सल्फेट वाले के अंदर हमने कॉपर की मेटल इलेक्ट्रोड डाली है। तो अब क्या है, हमने देखा है कि जो Zn है वो एज कम्पेयर टू कॉपर मोस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे Zn क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाता है। तो Zn ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, Zn इस तरफ माइग्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इस पे सेट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे जो कॉपर है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाने के लिए हमें इसको किसी न किसी बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हमने इन दोनों को कर दिया है कनेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे इसकी तरफ, ठीक है। कॉपर क्या करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, ये इलेक्ट्रॉन्स आते ही उनको अपनी तरफ कैप्चर कर लेगा। कॉपर अब सोचेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, इससे इलेक्ट्रॉन लेके मैं भी अमीर हो जाऊं। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही जितना हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, मेटल इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, सारे के सारे इस तरफ अपनी मूवमेंट दिखा देते हैं। जिंक इस तरफ डिसोशिएट होना शुरू कर देता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास ये वाली रोड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल पतली हो जाएगी, ये हमारे पास मोटी होती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये बल्ब हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सारे के सारे कंज्यूम हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इनकी जो यहाँ पे Zn थे, यहाँ पे SO4 थे, उनकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके अंदर हमारे पास या तो हम KCl डालते हैं, या KNO3 या K2SO4, साथ में उसके अंदर अगर अगर सोल्यूशन डालते हैं, जेली लाइक सोल्यूशन होता है, ताकि ये हमारे पास रिवर्स करने पे इसके अंदर मिक्स ना हो। तो इससे होता क्या है, मान लीजिए अगर हमने ये KCl का सोल्यूशन इसके अंदर डाला है, तो KCl जब डिसोशिएट होता है तो K पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे जब हमारे पास इसके अंदर Zn था, तो Zn इस तरफ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए Cl नेगेटिव आएगा। यहाँ पे हमारे पास SO4 2 नेगेटिव है, तो ये इस तरफ माइग्रेट करेंगे, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए K पॉजिटिव
पॉजिटिव आएगा। अब जब ये माइग्रेशन दोबारा से हमारे पास चलती रहेगी तो ये जो बल्ब हमारे पास बंद हो गया दोबारा से ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हम इसको बोलते हैं डैनियल सेल। तो अब हम करते हैं सॉल्ट ब्रिज क्या है। अब हम देखेंगे जो हमने सोल्ट ब्रिज का इसमें यूज किया है, सोल्ट ब्रिज है क्या। देखिए हमने देखा है कि ये एक यू शेप्ड ट्यूब थी, तो हम इसको लिखेंगे इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब। ये एक यू शेप्ड है जिसके अंदर है कंटेनिंग कंसंट्रेटेड solution of inert electrolyte like KNO3। हमने बताया था आपको कि हम इन तीनों में से कोई भी लेंगे, KNO3 या KCl या फिर K2SO4 along with अगर along with अगर or any other gel like substance। ठीक है, तो ये है हमारे पास सोल्ट ब्रिज। अब पेपर में पूछते हैं व्हाट इज सोल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। तो हमने देखा था कि जो सोल्ट ब्रिज था इसके फंक्शंस क्या थे। एक तो इसने बिना मिक्सिंग के, क्योंकि हमने जेल डाल दिया था तो मिक्स नहीं हो पाए थे, बिना मिक्सिंग के ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। दूसरा ये क्या करता है, इसकी जो हमने सोल्ट ब्रिज रखा है ये दूसरा क्या काम करता है कि हमारे पास जो आयंस की मूवमेंट दिखाता है दोबारा से उसके पूरे के पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसके यहाँ पे दो काम है, तो हम लिखते हैं फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज। तो फर्स्ट फंक्शन क्या बोलेंगे कि ये इसके सर्किट को कंप्लीट करता है, आयंस के फ्लो को कंटिन्यू रखता है। तो हम लिखेंगे टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलोइंग द आयंस टू फ्लो one solution to other without mixing the two solution, without mixing the two solution। सेकेंड थिंग क्या करता है ये कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है दोनों के दोनों सॉल्यूशंस के अंदर। तो हम लिखेंगे टू मेंटेन electrical neutrality of the solution ठीक है। तो ये था हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे एक साइंटिस्ट आए थे माइकल फेराडे, उसने हमारे पास दो लॉज दिए थे, उनके बारे में डिस्कस अब हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए अभी अभी हमने जो पीछे टॉपिक किया है, हमारे पास डैनियल सेल थी, तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो कंटेनर थे, दोनों कंटेनर्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट था, उसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। तो फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब भी किसी मेटल इलेक्ट्रोड पे कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमने कितना चार्ज वहाँ पे अप्लाई कराया है। तो लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वेट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम W से डिनोट करते हैं, डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोलाइट is directly proportional to
अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज हमने वहाँ पे अप्लाई कराया है, अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से, पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। अगर हम इसकी एक्सप्रेशन की बात करें तो वो क्या होएगा, W, हमने बोला है कि जितना वेट वहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना चार्ज वहाँ पे अप्लाई कराया है, दैट मीन्स W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब Q जो है इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट देना पड़ेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू Z इंटू Q, वेयर Z इज आवर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो हमें पता है, देखिए Q जो होता है हमारे पास, Q वो होता है I इंटू T। Q का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट जो हमारा Q है, Q दैट इज चार्ज, वो इक्वल टू होता है कितना करंट वहां से अप्लाई करा गया है इनटू में टाइम। तो हम इसको लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। और जो Z है, Z जो ये Z लिखा हुआ है, Z जो होता है ये इक्वल टू होता है E अपॉन में F के, फिर E क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, और अपॉन में जो F है ये है हमारे पास फेराडेज कांस्टेंट। फेराडेज कांस्टेंट तो फिक्स होता है, या हम इसको लिखेंगे हमेशा 96,500, ये होता है फेराडेज कांस्टेंट। तो देखिए हम इसको अब अगर मैं ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू, क्योंकि जो Z है ये है हमारे पास E अपॉन में F इंटू Q जो है दैट इज I इंटू T। तो ये आया है हमारे पास W इज इक्वल्स टू E अपॉन F I इंटू टी। अच्छा एक बात और, जो हमारे पास E होता है, E इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, E ये होता है हमारे पास A अपॉन में N। अब A क्या है, A है हमारे पास एटॉमिक वेट, जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं, एटॉमिक वेट अपॉन में N क्या है हमारे पास, जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं उसकी वैलेंसी क्या रहने वाली है, N जो है दैट इज आवर वैलेंसी। तो अब हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं E को, तो W किसके इक्वल हो जाएगा, A अपॉन में N, F था ही ऑलरेडी, इनटू में I T। तो ये है हमारे पास फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू A इंटू I इंटू T अपॉन में NF, वेयर A इज आवर एटॉमिक वेट, I is our current, T is our time, N is our valency, F is our Faraday's constant, that is 96,500। अभी यहाँ पे फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दिया गया है, ए सोल्यूशन ऑफ निकल NO3 twice is electrolyzed between electrodes using a current of 5 एम्पियर, ये हमारे पास I की वैल्यू है, for 20 minutes, ये हमारे पास टाइम है। What mass of nickel will be deposit at cathode at एटॉमिक वेट है जो निकल का दैट इज 58.9, यानी यहाँ हमारे पास A की वैल्यू गिवन है। फॉर्मूला अगर हम रिमाइंड करें तो वो था हमारे पास W इज इक्वल्स टू A अपॉन N इंटू में 1 अपॉन F, और ये था I इंटू T। तो यहाँ पे हमारे पास A गिवन है, N जो है वैलेंसी निकल की हम निकाल लेंगे, फेराडेज कांस्टेंट दैट इज 96,500 वो हमें पता है, I की वैल्यू हमें गिवन है, T भी हमें गिवन है। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे कैसे, तो देखिए एक तो हमें ये पता होना चाहिए जो T है हमारा इसकी स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड्स में होती है। तो सबसे पहले हम टाइम जो है 20 मिनट्स उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 60, इट विल बी इक्वल्स टू 1200 सेकेंड्स। तो अभी हम इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए करंट, सॉल्यूशन करते हैं इसका, करंट दैट इज I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, ठीक है। टाइम जो है हमने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया है, टाइम्स T इज इक्वल्स टू 1200 सेकेंड्स। चार्ज जो है, चार्ज जो हम क्या उठी, वैसे हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे, W इज इक्वल्स टू, देखिए A जो है, A हमें यहाँ गिवन है 58.9 इंटू 1 अपॉन F दैट इज 96,500, I जो है दैट इज 5, टाइम जो है
1200, वैलेंसी जो है n दैट इज 2, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास अराउंड दिस और अपोन में 965 और इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.82 ग्राम के आएगा। तो ये है हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हमें फैराडेज के लॉ पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।